बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो प्रेजेंटेशन हम करने जा रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे और ये हमारे फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का लास्ट टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन का। इसके बाद इंशाल्लाह हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तमाम टॉपिक्स के और फिर हम पास्ट पेपर्स में आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है? बैंक बेसिकली आपके पास एक बैलेंस जो बैंक का है, आपकी ने जो बैंक अकाउंट खुलवाया उसका एक बैलेंस जो है वो आप अपने पास मेंटेन करते हैं और एक आपके अकाउंट का बैलेंस बैंक मेंटेन करता है और फिर आपको बैंक स्टेटमेंट देता है। या वो ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट भी होती है और मैनुअल बैंक स्टेटमेंट भी होती है और उसमें उस बैंक के बैलेंस में और आपके बुक के बैंक के बैलेंस में हमेशा डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस जेन्युइन होता है क्योंकि बहुत सारे चेक्स जो आपने दिए होते हैं बैंक में या आपने अपने वेंडर्स को दिए होते हैं, उन्होंने प्रेजेंट नहीं किए होते, उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में जमा नहीं कराए होते, या आपके कस्टमर ने आपको चेक दिए और वो आपने पास अपने रिकॉर्ड कर लिए लेकिन अभी आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, या बैंक में डिपॉजिट कराए और बैंक ने अभी तक उनको क्लियर नहीं किया, या बैंक से कोई एरर हो गया, आपसे कोई एरर हो गया, या बैंक ने आपको प्रॉफिट दे दिया, या बैंक ने आपके सर्विस चार्जेस डिडक्ट कर लिए। तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस जब पता चलते हैं जब आप मंथ एंड पे अपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं और अपनी कंपनी का बैंक का बैलेंस और अपने बैंक का बैंक बैलेंस जो है उसको जब आप रिकनसाइल करते हैं तो डिफरेंसेस क्यों आते हैं। बेसिकली डिफरेंसेस क्यों आते हैं? द मेन रीजन ऑफ डिफरेंस इन कंपनी रिकॉर्ड एंड बैंक रिकॉर्ड आर डिपॉजिट इन ट्रांजिट रिकॉर्डेड इन कंपनी रिकॉर्ड बट नॉट इन बैंक रिकॉर्ड। चेक्स सेंट टू बैंक बट आर इन क्लियरिंग प्रोसेस और मार्क्ड स्टैम्प क्लियरिंग ऑन नेक्स्ट डेट। यानी मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमने चेक बैंक में जमा करा दिए लेकिन उसने नेक्स्ट डेट की डेट डाल के दे दी कि अभी क्लियरिंग प्रोसेस में जाएगा। Check outstanding unpresented recorded in company record but not recorded in bank record, यानी checks issued to suppliers or other parties are not deposited by them in their bank account or in clearing process। जो हमने जैसे कहा कि सप्लायर को हमने चेक दे दिया उसकी पेमेंट का और उसने अभी तक अपने ऑफिस में रखा हुआ है और बैंक अकाउंट में जमा नहीं कराया तो वो अनप्रेजेंटेड चेक होता है। हमारे पास से बैंक क्रेडिट हो जाता है लेकिन बैंक वाला उसको आपके अकाउंट में जब तक डेबिट नहीं करता जब तक वो प्रेजेंट ना हो। बैंक चार्जेस यानी बैंक ने आपके चार्जेस डिडक्ट कर लिए, सर्विस चार्जेस मंथ एंड पे, और वो जब पता चलता है जब बैंक स्टेटमेंट आती है आपके अकाउंटेंट के पास तो फिर वो उसको रिकॉर्ड करता है। बैंक प्रॉफिट या बैंक इंटरेस्ट जो आपको देता है वो भी आपको जब पता चलता है एक्चुअल में जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आती है। और एक डिफरेंस आता है नॉट सफिशिएंट फंड चेक्स, यानी रिकॉर्ड इन बैंक रिकॉर्ड बट नॉट इन कंपनी रिकॉर्ड। दीज आर द चेक डिपॉजिटेड बाय द कंपनी इन बैंक अकाउंट बट बैंक डज नॉट क्रेडिट दीज ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड इन द पार्टी बैंक अकाउंट फ्रॉम whom द चेक्स रिसीव बाय द कंपनी। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जिनकी ये एरियाज हैं जिनकी वजह से डिफरेंसेस आते हैं कंपनी के बैंक रिकॉर्ड में और बैंक के रिकॉर्ड में। इसकी वजह से हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है ताकि दोनों बैलेंसेस रिकनसाइल हो जाएं। अच्छा जी, अब ट्रीटमेंट ये तो मैंने आपको बता दिया रीजंस कि क्यों आते हैं, लेकिन इनका ट्रीटमेंट क्या होता है? मिसाल के तौर पे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। आपने चेक इशू कर दिया अपने वेंडर को और आपने तो बैंक क्रेडिट कर दिया, तो बैंक वाले ने आपके बैंक से बैंक बैलेंस से लेस नहीं किया, आपके अकाउंट को डेबिट नहीं किया क्योंकि अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते वक्त आप बैंक बैलेंस से ये चीज लेस कर देंगे। अनक्लियर चेक। अब आपने चेक डिपॉजिट करा दिया अपने बैंक में और आपने डेबिट कर दिया बैंक को और अकाउंट से बिल को क्रेडिट कर दिया या सेल्स को क्रेडिट कर दिया, लेकिन अभी बैंक की वो क्लियरिंग प्रोसेस में है तो वो बैंक के बैलेंस में हमें ऐड करने पड़ते हैं। इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट दिया बैंक ने, तो अब आपके अकाउंट में तो बैंक वाले ने ऐड कर दिया लेकिन आपको अपने बुक्स के अकाउंट में बैंक के बैलेंस में ऐड करना होगा, तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे अपने कैश बुक या अपने बैंक के बैलेंस में ऐड कर देंगे। बैंक सर्विस चार्जेस बैंक ने तो आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिए, आपने अपने पास जब आपको पता चला जब आपके पास स्टेटमेंट आई तो आप अपने बैंक के बैलेंस से इसको लेस कर देंगे। कोई भी एरर डिपेंड ऑन द केस टू केस बेसिस कि वो बैंक से हुआ या आपसे हुआ, वो अकॉर्डिंगली ट्रीट होगा। डायरेक्ट पेमेंट कलेक्शन इन बैंक अकाउंट, अगर किसी कस्टमर ने किसी पार्टी ने डायरेक्ट आपके अकाउंट में जमा करा दिए तो आप अपने बुक बैंक बैलेंस में ऐड करेंगे। बैंक ऑलरेडी ऐड कर चुका होगा, या इसी तरह से अगर डायरेक्ट पेमेंट की है बैंक ने तो वो भी आप अपने पास से लेस करेंगे, बैंक के लेस कर चुका होगा। नॉट सफिशिएंट फंड डिसऑनर चेक्स अगर आ गए
आपके बिहाफ पे, तो बैंक आपके अकाउंट में ऐड नहीं करेगा। आप ऐड कर चुके होंगे तो आपको लेस करने पड़ेंगे। ये हैं चंद रीजन और डिफरेंसेस जिनकी ट्रीटमेंट आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते वक्त करनी पड़ेगी। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। एक तरफ आप बैंक का बैलेंस जो कैश बुक में या कंपनी के रिकॉर्ड में वो रखेंगे, और दूसरी तरफ आप रखेंगे बैंक का बैलेंस जो बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है, और फिर तमाम डिफरेंसेस को प्लॉट करते जाएंगे, जहां ऐड करना है जहां माइनस करना है, दोनों जगहों पे रिस्पेक्टिवली। और इन दी एंड आपके बैलेंसेस रिकंसाइल हो जाएंगे। तो आइए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हैं फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ फहद केमिकल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023। अब देखिए 31 मार्च 2023 बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, हमारी कंपनी के रिकॉर्ड में बैंक का बैलेंस है 7,000। जबकि बैंक स्टेटमेंट आई है उसमें बैंक का बैलेंस है 5,155। अब ये हमने जब इसको रिकंसाइल करना शुरू किया तो हमें पता चला कि कुछ अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, बाद में प्रेजेंट हुए हैं, चेक इशू अनरिकॉर्डेड अनक्लियर चेक्स हैं, अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, डिसऑनर्ड चेक्स हैं, डेबिट। तो ये सारे रीजंस को देखते हुए हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, जिसको हम बनाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये मैंने आपको क्वेश्चन या व्यू करा दिया। आइए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले एक नज़र इसको रिविजिट कर लेते हैं, ताकि हमारा ये व्यू सही आए, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो जनाब ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर नजर आए, और हम शुरू करेंगे अपनी ट्रांजेक्शन से। हमने देखा कि 31 मार्च को बैंक का बैलेंस हमारी कैश बुक में है 7,000, और बैंक स्टेटमेंट में ये बैलेंस है 5,155। अब देखें, थ्री अन चेक्स इशूड बट अनप्रेजेंटेड बट प्रेजेंटेड आफ्टर 31 मार्च, ये मार्च की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने। तो अनप्रेजेंटेड चेक हमेशा बैंक के बैलेंस से लेस होते हैं, कैश बुक में कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, तो हमने बैंक बैलेंस से लेस कर दिया। फिर चेक, three checks were issued for 500, 1,000, 1,500 respectively, but the check 1,000 was presented on 3rd April, यानी कि मार्च के महीने के बाद 3rd अप्रैल पे प्रेजेंट हुआ, तो वो भी हम बैंक के बैलेंस से लेस कर देंगे। फिर फिफ्थ एंट्री, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 750, यानी चेक इशू कर दिया आपने और आपने कैश बुक अपने रिकॉर्ड में रिकॉर्ड नहीं, अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपको कैश बुक से लेस करना पड़ेगा 750, और बैंक में नो ट्रीटमेंट। 6 point check deposited but credited by bank after 31st March 2002 रुपीज 250, अनक्रेडिटेड अनक्लियर चेक बैंक में ऐड होता है, जो मैंने इस वाली स्लाइड में आपको बताया था रूल के। अनक्लियर चेक बैंक में ऐड होगा और अनप्रेजेंटेड चेक बैंक से लेस होगा, तो अनक्लियर चेक बैंक में ऐड हो जाएगा 1,600 रुपीज से। सेवन एंट्री है जी, थ्री चेक्स वर डिपॉजिटेड फॉर 1,000, 1,200, 1,600 रिस्पेक्टिवली, बट चेक ऑफ 1,600 वाज क्रेडिटेड ऑन 2 अप्रैल। ये भी अनक्रेडिटेड चेक है, मार्च 31 के बाद बैंक ने क्लियर किया, तो ये हम अपने रिकंसिलिएशन पर्पज के लिए बैंक में ऐड कर देंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एट एंट्री, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक में चेक डिपॉजिट कराया तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, तो 1,000 कैश बुक में ऐड कर देंगे एट एंट्री को, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नाइन्थ एंट्री, डेबिट साइड द कैश बुक वॉज ओवर कास्ट बाय 500, डबल काउंट कैलकुलेशन हो गई, डबल कास्टिंग हो गई, तो आपको 500 रुपीज लेस करने पड़ेंगे अपनी कैश बुक से, ताकि बैलेंस रिकनसाइल हो जाए। टेंथ एंट्री, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 800, क्रेडिट साइड का मतलब है कि आपने पेमेंट जो है वो कम रिकॉर्ड की 800 से, तो वो भी आप यहाँ से लेस कर देंगे ताकि आपका कैश बुक का बैलेंस रिकनसाइल हो जाए। 11th एंट्री है, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड 150 रुपीज एंड डेबिटेड सर्विस चार्जेस ऑफ ₹50 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी बैंक ने आपको 150 रुपीज दिए, वो आपने ऐड नहीं, आप आपको ऐड करने पड़ेंगे, और बैंक ने आपके सर्विस चार्जेस 50 रुपीज डिडक्ट कर लिए, आप अपने कैश बुक के बैलेंस से लेस कर देंगे। बैंक ऑलरेडी कर चुका होगा क्योंकि उसी ने ये दिया है।
फिर 12 एंट्री डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1000, तो बैंक में ऐड हो गया तो आप कैश बुक में ऐड कर लेंगे 1000 रुपीज। 13 एंट्री है, डेटा डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इनटू कैश, आपके कस्टमर ने 500 रुपीज आपके बैंक पे जमा करा दिए, तो अब आपको अपने कैश बुक में ऐड करने पड़ेंगे 500 रुपीज डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक। ये रूल्स मैंने इस स्लाइड में आपको डिफाइन कर दिए अच्छे तरीके से, तो उसी रूल पे चल रहा हूँ मैं। एंट्री नंबर 14, ₹1,000 in respect of dishonored check appeared in passbook but not in cash book। पासबुक का मतलब है बैंक स्टेटमेंट, पासबुक को हम बैंक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, जो बैंक इशू करता है, बैंक स्टेटमेंट। तो ये आपका चेक डिसऑनर हो गया तो 1000 रुपीज आपको अपने पास से कैश बुक से लेस करने पड़ेंगे। 15 inch bank met a bill payable for of the firm 1500 on 30th March under advice to the firm on 2nd April। बैंक को फर्म ने इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, कंपनी ने इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि ये बिल आप डायरेक्ट पे कर दीजिएगा, तो उसने पे कर दिया 2 अप्रैल को। तो अब आपको भी अपने पास से लेस करना पड़ेगा 1500 रुपीज। 15 एंट्री नंबर 15। एंट्री नंबर 16 बैंक चार्जेस postal for back checkbook by फरहाद केमिकल ₹5 was entered in कैश बुक twice। अच्छा जी, बैंक चार्जेस में आपने 5 रुपए 2 दफा आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए, तो वो आप एक 5 रुपए वापस ऐड बैक कर दें ताकि बैलेंस रिकंसाइल हो जाए। 17 एंट्री, A check of ₹15 drawn by आहत केमिकल had been charged to फहद केमिकल। हम जो सवाल सॉल्व कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं बेसिकली फहद केमिकल का। तो आहत केमिकल का चेक था जो फहद पे डाल दिया गया बैंक ने गलती से, तो हम 50 रुपए इसमें से अपने कैश बुक में बैंक के बैलेंस में ऐड कर देंगे, क्योंकि ये बैंक से गलती हुई है कि उसने आहत केमिकल का चेक जो है वो फहद केमिकल का अकाउंट में डाल दिया। तो अब जब आप इन सब अकाउंट अमाउंट्स का टोटल करेंगे तो ये आपका अमाउंट बराबर हो जाएगा, और इस तरह से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपकी टाई हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम जब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जजाकल्ला, अस्सलाम वालेकुम।